यहाँ के तमाम हमारे ऐसे विद्वान जिनको हमने पढ़ा है और जिनको पढ़ के आगे बढ़े हैं और उनको जिनको उम्र बढ़ने के बाद जो नए हैं उनको पढ़ते रहे हैं। तो हम आप सबका, मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबने हमें इस अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। और अभी बहुत ही अच्छे व्याख्यान हुए। वसंत जी ने बहुत बढ़िया ढंग से भाषा को बहुत सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए अपनी बातें की। मैं कुछ बहुत सीधी सीधी बातें करना चाहता हूँ और एक कॉन्सेप्चुअल जो 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 संघर्ष है भाषा को लेके और बहुत सारी अवधारणाएं उनको तोड़ने और जोड़ने की बात करने की कोशिश करूँगा। एक बहुत सामान्य सी अवधारणा है कि भाषाएं मरती जाती हैं, भाषाओं का मरण होता है और एक गहरा विलाप देख रहे होंगे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में है कि भाषाएं मर रही हैं और भाषाएं खत्म हो रही हैं और विश्वसनीय भी लगता है भाषाएं मर भी रही हैं, भाषाएं खत्म भी हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जीएन देवी को आपने बुलाया था, वो आए नहीं, शायद कहीं व्यस्त हो गए। लगभग 4000 बोलियां भाषाएं उन्होंने लिखी और शायद और भी ज़्यादा होंगी क्योंकि रिसर्च नहीं है। हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश पर हम लोगों ने काम किया था, उत्तर प्रदेश का वॉल्यूम हम लोगों ने रीड किया था, तो हमारी रिसर्च की भी सीमा थी, उतना दूर तक हम नहीं पहुंच पाए जहाँ तक पहुंचना था। तो मेरा कहना है कि जितनी भाषाएं, जितनी को हम जानते हैं वो हमारी अपनी सीमा है। हो सकता है उससे ज़्यादा भाषाएं समाज में जीवित। तो भाषा के मरने का विलाप है। उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि भाषाएं कैसे जीवित रह जाती हैं, कैसे रिजिलियंस भाषाओं में अपनी रिजिलियंस है, कैसे मरण को नकारती हैं। एक तरह से भाषाएं सबसे ज़्यादा अमर तत्व हैं समाज के, यानी उनको मरने में, या तो जैसे पीपल के पेड़ कोई 10,000 साल का दिखाई पड़ता है आपको 1000 साल का, वैसे भाषाएं भी। और जो आर्कियोलॉजी है, जो से हम देखते हैं कितना पुरानी हमारी सभ्यता है, दूसरी भाषाओं से भी देखते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। तो भाषाएं जीवित भी रहती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है, वृंदा जी चली गई, डायस्पोरा की बात हो रही थी, तो इंडियन डायस्पोरा सूरीनाम में सरनामी डच शासक भाषा थी वहाँ की। डच रूलिंग लैंग्वेज थी। लोग कहते हैं ना रूलिंग लैंग्वेज मार देती है जो कनिष्ठ लैंग्वेजेस को। उसके बावजूद सरनामी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जीवित थे वहाँ पे, और लिखन में भी जीवित है और पढ़न में भी जीवित, बोलन में भी, यानी ओरलिटी में भी जीवित है एंड राइटिंग में भी जीवित है। राइटिंग में वहाँ पर राइटिंग में उस तरह की उसकी जीवंतता नहीं है जैसे कि वाचिकता में है, लेकिन फिर भी वहाँ आपको बहुत सारी पत्रिकाएं दिखाई पड़ेगी। सरनामी खुद पत्रिकाएं और 3 लिपियों में निकाली जाती है, जिसमें सरनामी यानी भोजपुरी जो लिपि है वो होती है, डच होती है, और जो मिक्स सरनाटांगो जो होता है वो होती है। तो उसमें पत्रिकाएं भी निकलती है। तो मेरा और वहीं पर त्रिनाद है जहाँ पर संस्कृत भी अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी संस्कृत के शब्द बोलते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेजी में उसको एनालाइज करते हैं। तो एक तरफ एक ही समूह के लोग गए, कहीं पर भाषाएं नहीं मरी और उसने अपने को इन्वेंट किया, और कहीं पर मर गई। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों? तो ये इसमें मेरा प्रस्तावना ये है कि एक बात नहीं कही जाए, जब भी आप कहें कि भाषाएं मरती हैं, तो ये भी कहें कि भाषाओं की अमरता भी पर भी बात होनी चाहिए। भाषाएं कैसे जीवित रहती हैं, और भाषाएं जब जीवित रहती हैं तो सिर्फ अपने को दोहराती नहीं है। भाषाओं का जीवन उनके रीइन्वेंशन में टिका होता है, वो हमेशा अपने को रीइन्वेंट करती है, तभी वो जीवित रह पाती है। जो भाषा रीइन्वेंट नहीं करती है वो भाषा मर जाती है। जैसे मैं फिर सुरनामी का उदाहरण दूंगा। सुरनामी ने डच के बहुत सारे शब्दों को अपने में अप्रोप्रिएट कर लिया। जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी की शक्ति है कि वो बहुत सारे भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित कर लेती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल नए शब्द जुड़ते हैं। वैसे ही सरनामी ने डच के बहुत सारे शब्दों को अपने में समाहित कर लिया। तो जीवन शक्ति समाहन की शक्ति से आती है।
जितना ज़्यादा आप में अप्रोप्रिएशन की शक्ति होगी जिस भाषा में, जिस बोली में, उतनी ही ज़्यादा वो जीवित रहेगी। तीसरी चीज़ यानी अप्रोप्रिएशन एक तरह से पावर डायनेमिक्स भी है कि अप्रोप्रिएशन, एक शक्तिवान जब अप्रोप्रिएट करता है तो आपकी को सोचने के लिए अप्रोप्रिएट करता है, लेकिन जब एक मार्जिनल, एक सबॉल्टन जब अपने को इन्वेंट करता है तो अपने को जीने के लिए इन्वेंट करता है। तो ये आप इन भाषाओं के, इनको छोटी भाषाएं कह सकते हैं, सूरीनाम के समाज में तो बड़ी भाषा है, हमारे लिए छोटी भाषा हो सकती है, वहाँ पर वो कैसे जीवित है। तो पहली अवधारणा तो मैं ये रखना चाहता हूँ भाषा के संदर्भ में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये बोलियाँ हैं, बोलियाँ भाषाएं हो जाती हैं, भाषाएं बोलियाँ हो जाती हैं, कब भाषा बोली होती है, कब बोली भाषा हो जाती है, ये एक माया है, एक तरह की शक्ति की माया है। और ये ऐसा माया है कि जो फ्रेंच है, जो फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, वो उसके पहले बोली थी, और वहाँ की भाषा जो थी वो साउथ फ्रांस की भाषा थी। जब पावर शिफ्ट हुआ पेरिस में, तब वो बोली में बदल गई, और ये जो भाषा थी जो साउथ फ्रांस वाली, वो पेटॉयस हो गई, यानी अपभ्रंश की भाषा हो गई, अपभ्रंश की भाषा हो गई, ये अपभ्रंश नहीं, सॉरी, वो पेटॉयस हो गई, मतलब लोक बोली हो गई, बोली हो गई। वैसे ही ब्रजभाषा और हिंदी का आप देखते हैं, ब्रजभाषा भोजपुरी भी कहती है भाई हम तो भाषा थे, हमको आपने बोली में बदल दिया। हिंदी एक बोली थी, वो कैसे भाषा हो गई। आप सब बेहतर जानते होंगे, वो तिलंगे जब चलते थे, तो जब सैनिक चलते थे तो अपने साथ तलवार और बोली और भाषा लेके चलते थे। तो कुरुक्षेत्र और दिल्ली के आसपास से सैनिक जब इधर जाते थे तो अपने साथ बोलियाँ भी लेकर के जाते थे, तो खड़ी हिंदी फैलती गई और भोजपुरी और ब्रज भाषा से बोली हो गई। खैर मैं उस डायनेमिक्स में नहीं जाना चाहता अभी बस मैं उन मूल अवधारणाओं को थोड़ा सा हिलाना चाहता हूँ जो हमारे मन में बैठी होती हैं। एक तो मैंने कहा कि जो भाषा के मरण का विलाप है, उसको उस पर रिथिंक करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाषा की जीवन शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे भोजपुरी, क्या भोजपुरी मर रही है? हिंदी आ गई है, अंग्रेजी आ गई है, एक ही साथ वो भोजपुरी भी बोलता है आदमी, अंग्रेजी भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है, तो क्या आप कहेंगे कि भोजपुरी मरण की भाषा है, मर रही है, या शक्तिहीन भाषा है? भोजपुरी एक IAS दिल्ली में बैठा हुआ मिनिस्ट्री में, एक तरफ वो बोलता है अंग्रेजी, दूसरी तरफ वो घर जाता है छठ में तो भोजपुरी में ही बात करते हुए जाता है, या दिल्ली में भी जब रहता है तो अपने परिवार वालों के साथ भोजपुरी में ही बात करता है। तो क्या भोजपुरी, एक ही शक्तिवान व्यक्ति अंग्रेजी भी बोलता है और भोजपुरी भी बोलता है, तो ये अलग अलग, यानी उसके घर की भाषा भोजपुरी है, उसकी पावर की भाषा अंग्रेजी हो सकती है। तो मेरा कहना है कि भाषाएं इस तरह से कमजोर नहीं होती हैं क्योंकि उनकी अपनी जीवन शक्ति होती है। अब वो जीवन शक्ति क्या है, भोजपुरी में क्या शक्ति है जो भोजपुरी को जीवित रखे हुए है, ये अध्ययन का विषय है। इस पर अभी कोई बहुत काम नहीं हुआ है। या मगही में वो क्या इंटरनल पावर फोर्स है, लय है, उसके इंटीमेसी है, उसका क्या है जो उसको जीवन दिए हुए है, ये मुझे लगता है देखे जाने की जरूरत है। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य बता रहा हूँ। मैं शिफॉल एयरपोर्ट पे था एम्स्टर्डम के, और एक आदमी एकदम दाढ़ी बढ़ाए हुए, एक चेगुवारा की तरह, बहुत ही सुंदर पुरुष, लंबा, और वो डच बोल रहा था बहुत ही सत्यवान ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से, और सारे लोग सुन रहे थे उसको चारों तरफ इकट्ठे, और हम बैठे थे। आधी घंटे 15 मिनट वो बात करता रहा, फिर उसके बाद मेरे पास आया हल्के से और भोजपुरी में बोला, फ्लाइंग मशीन में ना उड़ी का। और जब उसने ये बात कही, वो इतना कहते हैं इंटीमेट हो गया और इतना बेबस जैसा लगने लगा। कहते हैं जैसे ही भाषा बदलते हैं, एक तरह जो वो डच बोल रहा था तो वो एक तरह से बहुत ही पावरफुल शक्तिवान व्यक्ति लग रहा था। जैसे ही वो भोजपुरी बोलने लगा तो बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही एक दुलरवा है, एक या आपका अपना लगने लगा। तो एक भाषा कैसे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भोजपुरी की शायद यही आत्मशक्ति,
जो इंटीमेसी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पर शोध नहीं हुए हैं, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। मैं इतना जल्दी कोई बात कहने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन भाषाओं की आत्मशक्ति क्या है, किस कारण से, मैं तो कह रहा हूँ ये सारी भाषाएं, बोलियाँ मर नहीं रही हैं, जीवित है। अभी कुंभ महाकुंभ लग रहा है, इतने 50 करोड़ लोग आएंगे, पुलिस भी होगी, स्टेट भी होगा, समाज भी होगा। आप देखिए उसमें जो लोग पूछते हैं कि हर जाई, ये हर जाई कि वो हर जाई, वो किस भाषा में बोलते हैं, और सबसे बड़ी संख्या उनकी होती है। तो हम पुलिस के लोगों को बोल रहे थे, जो हमारे यहाँ पुलिस वाले आते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए, उनको बोल रहा था कि आप अपने पुलिस वालों को हिंदी से ज़्यादा भोजपुरी में या अवधी और ब्रज में ट्रेन करिए बोलने के लिए, खासकर दूसरी जगह से आ रहे हैं, ताकि वो इन लोगों को बता पाएँ किधर जाना है। बहुत सारे लोग हिंदी बोल ही नहीं सकते, हिंदी उनके लिए एलियन लैंग्वेज है। आप समझिए गाँव में कि बहुत सारे लोगों से वो अगर कुंभ मेला में जाएंगे, वो हिंदी में पूछेंगे, आप कहिए हिंदी में जवाब दीजिएगा तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो मेरा कहना है कि भाषाओं की अपनी आत्मशक्ति होती है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो भी विवादास्पद बात हो सकती है, लेकिन मैं रिस्क लेके बात कह रहा हूँ। जैसे एक बहुत अच्छी बात शायद विंध्याचल जी ने कही कि भक्ति आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन में भाषाओं की बहुत विविधता और बहुत बहुलता है, और एकदम सच है। मुझे लगता है कि यही वो प्राण शक्ति है इन आंदोलनों की, राष्ट्रवादी आंदोलन की और भक्ति आंदोलन की, जिसने उसको इतना प्रसार दिया। रास्ता बैठे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं इस विषय पर, वो बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी तरह का एक मूवमेंट गलत शब्द है उसके लिए, मैं वापस लेता हूँ, एक मोमेंट आया है, और वो मोमेंट है बाजार का। तो आप कह सकते हैं प्रायः बाजार इज वेरी ऑप्रेसिव। अवधारणा क्या है? बाजार बहुत ऑप्रेसिव है। बाजार ने आके भाषाओं को खत्म किया है। बाजार में आकर के यही सारी बातें होती है ना बाजार में जब हम लोग बात करते हैं। लेकिन पिछले दिनों लगातार मैं बहुत सारी जगह घूमता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बाजार की बेबसी है लोक भाषाओं की तरफ जाना, लोक बोलियों की तरफ जाना। बाजार अपनी जीवन के लिए उनकी तरफ जाती है। तो बाजार यानी न्यू लिबरल टाइम में जो नवउदारवादी समय है, जो बाजार का समय है, क्या उसमें ये बोलियां मर जाएंगी? क्या ये भाषाएं मर जाएंगी? बोलियां ना कहें, भाषाएं कहें? मैं कहता हूँ नहीं मरेंगी, क्योंकि उनकी अपनी आत्मशक्ति है और वो उनको जीवित रखेगी। और बाजार की मजबूरी है उन तक जाना, और बाजार की मजबूरी है उनको भी जिलाए रखना, क्योंकि अगर उनको बेचना है कोई चीज़ तो उनको भोजपुरी में जाना होगा, उनको अवधी में जाना होगा, उनको ब्रज में जाना होगा। आपने देखा होगा गाँव में आजकल वो नए ढंग के तारवार से बढ़िया बना करके वो जो साइकिल पर पीछे थैला जैसा होता है, उसमें पाउडर में शैम्पू भी होते हैं और साबुन भी होता है, और तरह तरह के कोका कोला भी उसमें होता है, फंटा भी होता है वो गाँव में। तो वो एक तरह का एक नई पैकेजिंग है। उसी तरह से आपको नई बोलियों की पैकेजिंग भी इस बाजार को करनी होगी। लेकिन क्या उस प्रक्रिया में बोलियां अपना खोएंगी? क्योंकि बाजार तो जाता है तो लेने के लिए जाता है। अवधारणा तो यह है कि लेता है, देता नहीं है। लेकिन बाजार की, अभी मैं किताब पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, दैट इज ऑन मार्केट। तो उसमें नोएल्स नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है। तो कहते हैं कि बाजार कभी भी लेता है, जब भी लेता है तो देता है आपको, और यही जो देने लेने की जो उसकी शक्ति है, देने की भी, वही उसको सुपरसीड कर देती है बहुत सारे उस पर। तो बाजार अगर भाषा में आपसे अपना सामान बेचेगा तो आपकी भाषा को देगा भी। क्या देगा? बहुत सारे दूसरी भाषाओं के शब्द आपको देगा, बहुत सारे दूसरी भाषाओं के जो जो डिस्कोर्सेस हैं वो आपको देगा। तो मेरी जो दूसरी अवधारणा है वो ये है कि बाजार का जो समय भाषाओं के मरण का समय नहीं है, भाषाओं के रिजिलियंस और जीवन का समय है, क्योंकि बाजार को भाषाओं की जरूरत है। भाषा को शायद बाजार की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बाजार को जरूरत है। अब उसी में मैं ये कह रहा हूँ, साथ साथ ये विवादास्पद हो सकता है कि बाजार क्या भाषाओं को छरित करती है? मेरा कहना है छरित करेगी, लेकिन कुछ देगी भी। जैसे कि डच ने सरनामीज को दिया,
जैसे कि डच ने सरनामी से लिया, क्योंकि भाषाओं में, और मैंने कहा है कि समाहन की शक्ति, लेने देने की शक्ति, एक्सचेंज की शक्ति जिस भाषा के पास होगी वो भाषा सबसे ज़्यादा जिएगी। और उसके लिए ट्रांसलेशंस एक बड़ा माध्यम है। अनुवादों का यानी जो शक्तिवान भाषाएं होती हैं वो अनुवाद बहुत करती हैं, अनुवाद से लेती हैं, अनुवाद से देती हैं। तो ये तीन बात। फिर मैं अभी कहना चाहता हूँ कि एक और हम लोगों के दिमाग में होता है कि राजसत्ता भाषा को मारती है, क्योंकि राजसत्ता को एक भाषा चाहिए, क्योंकि उसको गवर्नेंस के लिए एक ही भाषा की जरूरत होती है। गवर्नेंस के लिए जैसे पर्शियन आया या जैसे अंग्रेजी का डोमिनेंस बढ़ा, तो अंग्रेजी पावरफुल हुई क्योंकि राजसत्ता की भाषा थी, अंग्रेजों ने वो अंग्रेजी ही थी उनके पास। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों को उस समय भी भारतीय समाज को जानने के लिए भाषाओं से संवाद करना पड़ता था। और ग्रेजुएशन की पूरी जो आप देखेंगे बिहार फिल्म लाइफ, उसमें तमाम तरह के भाषा भाषियों को ग्रेजुएशन बुला के उनसे संवाद करते थे, क्योंकि वो आप बिना उसके उनको जान ही नहीं सकते। तो ये अंग्रेजों को भी बहुत सारी जगहों पर, जैसा कि अभी वृंदा जी कह रहे थे कि भाषाएं ज्ञान होती हैं, तो अगर आपको ज्ञान लेना है तो उन तक जाना पड़ेगा। और जाना पड़ेगा। जब अंग्रेज आए तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि एक बलराज साहनी का बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, उन्होंने जेएनयू में दिया था छात्र संघ में, छपा भी है, जेएनयू छात्र संघ में उसको छापा है। उसमें उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज बंगाल में आए तो बहुत फ्रेंडली माहौल उनके लिए था, और उन्होंने बंगालियों के साथ बहुत ही दोस्ताना संबंध रखा, क्योंकि उनको भारत को जानना था, भारत को जानना था, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के लोग, वहाँ के समाज, क्योंकि उनको रूल करना था। तो जैसे ही वो हिंदी हार्टलैंड में आए, तब तक वो जान चुके थे कि भारत क्या है। They became very brutal and they started dealing Hinduism with guns and लाठी। तो जो पूरा जो ऑपरेशन का कल्चर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार का, वो हिंदी हार्टलैंड में आकर के सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भाषा के साथ कोई संवाद नहीं हो पा रहा था। यहाँ बहुत तरह की भाषाएं थी, थोड़ी देर के बाद अवधि शुरू हो जाती थी, उसके बाद ब्रज शुरू हो जाता था, तो बहुत मल्टीप्लिसिटी थी उसमें। दे वर फीलिंग हेल्पलेस। और एक जो रणजीत गुहा की बहुत अच्छी किताब है एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीडियाट्रिक इंसर्जेंसी, उसमें एक बहुत अच्छी बात कहते हो कि जब अंग्रेज आए तो जो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स थे, जो टैक्स कलेक्शन का, तो लैंड रिकॉर्ड्स कैथी में लिखे हुए थे, कैथी लिपि में, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। तो वो गए अंग्रेज के जो ऑफिसर्स थे लैंड टैक्स को देखते थे, जाके लोगों से पूछा कि ये बताइए कौन सी, क्या लिखा है आपने। उन्होंने कहा नहीं, ये हम तुम्हें नहीं बताएंगे, बिकॉज नॉलेज इज ए पावर। हम तुम्हें क्यों बताएं भाई, तुम रूल करो जैसे करना है, हम नहीं बताएंगे तुम्हें। दे डिडंट टेल। तभी फोर्ट विलियम कॉलेज और ये सब वो सब शुरू हुआ, जो सारा एक्सरसाइज है, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे साहित्य के, आप प्रोफेसर। तो मेरा कहना है कि भाषाएं इस तरह से पावर को सबवर्ट भी करती हैं। यानी सबऑर्डिनेट के लिए भाषा का वही मतलब नहीं होता है जो इलीट के लिए होता है, जो पावरफुल के लिए होता है। और भाषाओं की जीवन शक्ति सबऑर्डिनेट के पास ही होती है, वही उसको जीवन देता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इमेजिनेटिव होता है, तो वो शब्द और भाषाएं अपने ढंग से गढ़ सकता है। जैसे ही आप शहरों में आते हैं, आपने देखा होगा भाषा की इमेजिन करने की शक्ति हमारी खत्म होती जाती है, क्योंकि हम एक खास तरह के उसमें बनते जाते हैं। जैसे ही आप गांव में जाते हैं, आपने देखा होगा कि आप में खुद ये चेंज आता है, नए नए आप में इमेजिनेटिव पावर आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। लोकेशन किस तरह से आपको नई शक्ति देती है। तो भाषा की शक्ति का विश्वास करिए, और वो जनता की शक्ति से जुड़ी हुई है। जनता की शक्ति लाठी चलाने की शक्ति नहीं, पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब एक और बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, वो थोड़ी विवादास्पद बात हो सकती है, और कुछ लोग कह सकते हैं भाई देखिए क्या बात है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। वो ये है कि अभी आप लोग जानते होंगे, जाते होंगे दिल्ली,
मिनिस्ट्री में जाते होंगे, आपने देखा होगा मिनिस्ट्री का कल्चर कैसा चेंज हुआ है। पहले वो जो आईएएस थे अंग्रेजी बोलते रहते थे आपस में, गिट 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 गिट। अब वो आईएएस जो है, साउथ का भी आईएएस, आंध्र प्रदेश का आईएएस, वो भी हिंदी बोलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मंत्री को अंग्रेजी नहीं आती और मंत्री अंग्रेजी सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी इतनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसके अनुसार भी वो अंग्रेजी को उस तरह से महत्व नहीं देता, तो उसको लगता है कि अंग्रेजी हटनी चाहिए। तो ये बड़ा शिफ्ट आया। इवन उड़ीसा का कोई अधिकारी वो भी आपको एक हिंदी में बात करता हुआ मिलेगा। अब ये आप कह सकते हैं भाई तो हिंदी मेजोरिटेरियनिज्म है, हिंदी का वो बढ़ रहा है, लेकिन चाहे जो भी हो, एक हिंदी भाषा का जो पावर डायनेमिक्स में एक नया असर्शन है, और अंग्रेजी धीरे धीरे इतनी मार्जिनलाइज हुई है ऑफिसेज में, खासकर सरकारी ऑफिसेज में, और मतलब हायर ऑफिसेज में, नीचे ऑफिसेज में तो नहीं होगी, क्योंकि जो मिडिल रेंज ब्यूरोक्रेट है उसको अभी पावरफुल होना है, तो उसको तो अंग्रेजी चाहिए। लेकिन जो आईएएस हो चुका है और सेक्रेटरी रैंक पर है, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर है, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पर है, उसको वो तो शक्तिवान है ही, हिंदी में भी बोलेगा तो उसकी शक्ति रहेगी, भोजपुरी में भी बोलेगा तो उसकी शक्ति रहेगी। तो वहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट आया है, और ये मुझे लगता है, अच्छा उसका रिफ्लेक्शन आप देखेंगे तो अभी जो वृंदा जी कह रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा में शिक्षा, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, अवधी सबको महत्व दीजिए, कितना हो पाएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली एक ऐसा माहौल बन रहा है जो इन भाषाओं को शायद एक हाइप देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये जीवन शक्ति नहीं है, स्टेट कभी भाषा को जीवन शक्ति नहीं दे सकती, स्टेट एक हाइप दे सकती है, एक इकोसिस्टम बना सकती है। जैसे पहले भी तो तमाम हिंदी एकेडमी, संस्कृत एकेडमी, ब्रज एकेडमी, अवधी एकेडमी सब तो है, क्या हो जाता है भाषा के लिए, पुरस्कार बांटते हैं, पुरस्कारों का आप देखते ही होंगे क्या स्थिति अभी भी है, कितने पुरस्कार बांट रहे हैं। तो सत्ता से भाषा को जीवन शक्ति नहीं मिलती है, ये एक बहुत गलत अवधारणा है कि सत्ता भाषा को जीवित शक्तिवान बनाती है। सत्ता भाषा का इस्तेमाल करती है, और सत्ता उस भाषा का इस्तेमाल करती है जो कि जनता की भाषा होती है, जैसे बाजार करती है। तो बाजार और सत्ता एक खास जगह पर एक तरह से ही फंक्शन करते हैं, क्योंकि दोनों को जनता तक पहुंचना है। यानी मैं उसको निगेटिव अर्थों में नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको पॉजिटिव अर्थों में ले रहा हूँ कि दोनों को जनता तक पहुंचना है, और माध्यम भाषा है। अब भाषा तो उनको भी बहुआयामी होना पड़ेगा, बहुलभाषी होना पड़ेगा, इनको भी बहुलभाषी होना पड़ेगा। जो अभी ये सारे पॉलिसीज बने हैं, उनके जो पीपल कॉन्टैक्ट्स यानी पीपल फीडबैक जो लिए गए हैं, मैं देख रहा था क्योंकि एनईपी पर मैं काम करता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर तो मैं मिनिस्ट्री से डेटा लेके देख रहा था, जिन 4 लाख या 6 लाख या 10 लाख लोगों से संपर्क किया है, उसमें बहुत सारी भाषाओं के लोग हैं, बहुत सारी बोलियों के लोग हैं, उनके नैरेटिव उसमें अंकित है। तो स्टेट को वहाँ पे जाना पड़ा, जाके उनसे बात करनी पड़ी। तो भाषा, स्टेट और बाजार दोनों की मजबूरी है, दोनों के भाषा के पास जाना होगा, और भाषा की शक्ति जनता की इमेजिनेटिव पावर है, और वो जब तक समाज में बचा रहेगा, मुझे लगता है भाषाएं बची रहेंगी और जीवित रहेंगी। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और भाषा की हेजमनी का जो फुगोलियन नोशन है और ग्राम्शियन नोशन है, उन दोनों को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें नए ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों ये बात नहीं कहते। फुको कहता है भाषा इज ऑब्जेक्ट, भाषा एक थिंग है, वस्तु है। अगर आप भाषा को वस्तु के रूप में देखेंगे तो इमेजिनेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि नए ढंग से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक अर्थ हैं वो इन परिभाषाओं से शायद नहीं बन सकते, नई परिभाषाएं हमें खोजनी होंगी और विकसित करनी होगी। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।